आप लोगों से मैंने कहा था ईमेल लिखो, मैंने कहा था मैं रिप्लाई करूंगा, तो वो रिप्लाई मैं वीडियो में कर दे रहा हूँ। एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बोलते बोलते थक गया था। फिर मैंने कहा अगले वीडियो में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा है कहने को। कई लोगों जिन्होंने मुझे मेल किया, उनमें से ऐसा नहीं था कि सब अनसक्सेसफुल थे या कोई प्रॉब्लम थी। कई सक्सेसफुल थे जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं लाइफ में, जिनके पास अच्छा बिजनेस है चलाने को, कार भी है, हाउस भी बना लिया है, वो भी परेशान है। और उन लोगों ने भी ईमेल्स किए हैं और उन लोगों का कहना ये है कि फ्यूचर की कोई होप नहीं दिखाई देती, बोर्डम बहुत ज्यादा है और बोर्डम की वजह से कुछ हो रहा नहीं है, फ्यूचर की होप दिखाई नहीं देती, तो डर पैदा हो रहा है। और ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है कई लोगों की। कई लोगों ने जीवन में, ऐसा नहीं है, बात हर समय उन लोगों की होती है कि मिलियनेयर कैसे बनना है, जीरो से हीरो कैसे बनना है, जीरो से हीरो कैसे बनना है। कई लोगों की बात भी तो करो जो जीरो से तो उठ के आ चुके हैं, वो तो काफी कुछ, कई लोगों के नजरिए से वो हीरो हैं भी, लेकिन अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा आगे कहां जाना है, कुछ होप नहीं दिखाई दे रही, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। जो करना था, जो सपना होता है, गाड़ी घर, वो सब तो हो चुका है, अब इसके आगे क्या। उन लोगों की कोई नहीं बात करता। उन लोगों का तो लोग समझते हैं कि इन्होंने तो फिगर आउट कर लिया है, जब ये इतना बिजनेस बना चुका है, गाड़ी ले चुका है, घर ले चुका है, तो आगे का भी संभाल ही लेगा। नॉर्मली तो ऐसा ही होना चाहिए कि आगे का भी संभाल ले, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है कि ग्रोथ अब रुक क्यों गई है, क्या चीज है। एक तो मैं बोर फील कर रहा हूं, डरा हुआ फील कर रहा हूं, होप दिखाई नहीं दे रही है, करूं तो मैं करूंगा, मेरी तो कोई मदद करे आके। अब एक एग्जांपल लो आप, रायन हॉलिडे, सब जानते हैं, बहुत बढ़िया राइटर है, कई किताबें लिख डाली हैं। उसने भी मेंटरशिप करी थी रॉबर्ट ग्रीन के अंडर में। बहुत बड़ी कहानी है ये। रॉबर्ट ग्रीन आप जानते ही हो, बहुत मशहूर है, उनकी 48 लॉज ऑफ पावर बहुत ही मशहूर किताब है। आज तो उसकी कम बात होती है, लेकिन एक टाइम पे हर यूट्यूबर उसी की बात करता था। 48 लॉज ऑफ पावर में ये लिखा है, वो लिखा, और उस ऑथर के अंडर में जाके रायन हॉलिडे ने मेंटरशिप करी। और रायन हॉलिडे जैसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि ना, मैं खड़ा रहा, इन्होंने मुझे पूछा भी नहीं। कई बार मैं जाके खड़ा होता था, मैं तो बाहर ही खड़ा हो गया कि जब आओगे जाओगे मेरी शक्ल देखोगे, जब तक तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस तरह से रायन हॉलिडे ने जो है रॉबर्ट ग्रीन के अंडर में मेंटरशिप करनी शुरू कर दी। जो सीखना है मुझे इन्हीं से सीखना है। बुक पढ़ के वो आया था बंदा, उसे पता है कि मुझे जो भी करना है इनके अंडर में करना, कैसे भी इनके नीचे पहुंचना है। और आज देख लो स्टोरी ये है, जितने रॉबर्ट ग्रीन इंफ्लुएंशियल हैं 48 लॉज ऑफ पावर, उतने ही आज रायन हॉलिडे भी बहुत इंफ्लुएंशियल बंदा है। और मेरे पास आप कहोगे बहुत अच्छा जवाब हो उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल कर चुके हैं, उनके पास मेरे देने के लिए कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ग्रोथ वाला वो होता है ना, उसमें बहुत मजा आता है। मैं आपको अपनी बता दूं, मैं अपने आप को रोकता हूं नए चैनल खोलने से। मैं आपको क्या बताऊं, नए चैनल खोलने में और उस पर काम करने का अलग ही मजा होता है। वो कॉन्कर करने की जो है, अभी तो खोने को कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल घोड़े पे बैठ के आए, हम पे खोने को कुछ नहीं है, हम यहाँ फतेह ही फतेह करेंगे जो भी करेंगे। नए चैनल खोलने का मजा ही कुछ और होता है। समझ तो चुके ही हो आप सारा गेम के कैसे चल रहा है, इस पे मैं पूरा हावी हो जाऊंगा क्योंकि खोने को कुछ है नहीं। कई बार जो खुले हुए चैनल होते हैं उन्हें चलाने में बड़ी बोर्डम होती है कि अब क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि जो एक्साइटिंग पार्ट्स थे हो सकता है कि वो सारे कवर हो चुके हैं और नई चीज मिल नहीं रही है। ज्यादातर की यूट्यूबर्स की ये प्रॉब्लम होती है, बिजनेसेस की भी यही प्रॉब्लम होती है कि जो ग्रोइंग सीजन था वो तो बहुत मजेदार था, नया चैलेंज था, अब ये सेटअप हो गया है ना, अब इसके आगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या करना है। और कई बार ये होता है कि शुरू में तो आप रिस्क लेने को बहुत तैयार होते हो, जब आदमी कह रहा है खोने को कुछ नहीं है, मैं तो घोड़े पे बैठ के आया हूं, मैं तो लड़ूंगा, मेरा तुम कुछ फतेह कर नहीं सकते, मेरे पास तो खोने को कुछ है ही नहीं और मैं तुम्हें फतेह करूंगा। लेकिन अब आपका किला बन चुका है, अब तो बना चुके हैं ना, अब तो फतेह कर चुके हो, अब किला बन चुका है और दिखाई दे रहा है कि दूसरे लोग आ रहे हैं घोड़े पे बैठ के। अब मैं क्या करूं, तो रिस्क लेने की कैपेसिटी उस पैलेस में बैठे हुए आदमी की कम हो चुकी है। अब वो घबरा घबरा के कदम बढ़ा रहा है, उसकी वजह से ग्रोथ हो रही नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी मेंटर ढूंढना चाहिए। ऑल्दो मैं ये कहूंगा ऐसे लोगों के लिए मेंटर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब मैं कहता हूं ना कि मैं 100% ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा और मेंटर को मैं 100% अपना फोकस और अटेंशन दूंगा, जिसका खुद का बिजनेस है, जो खुद सेटअप हो चुका है, वो 100% कैसे दे देगा, उसे तो अपना भी बिजनेस देखना है। तो उनके लिए थोड़ा सा डिलेमा बनने लगता है, लेकिन अब गाइडेंस की जरूरत है और आपने प्रूव किया है तो मेंटर कई बार वेलकम कर लेते हैं। बिल्कुल जीरो जो आता है एक बार को, उसके तरफ तो आदमी सक पका के देखता है, लेकिन जो प्रूव कर चुका है आदमी, उसको थोड़ा मेंटर भी सम्मान देता है कि ऑलरेडी बहुत कुछ जानता है, बस एक छोटी सी से दिशा चाहिए। तो अपने से और ऊपर सक्सेसफुल ग्रुप ढूंढो, आप लोग ढूंढो, उनमें बैठो और बात करो, तो हो सकता है आपकी ग्रोथ आगे बढ़े। और एक बार बताऊं, ईमेल में आप 20-20 क्वेश्चन पूछना बंद कर दो। एक पूरी लिस्ट होती है ना कि आई जी ये 20 लिस्ट दे रहा हूं मैं तुम्हें, इन्हें पढ़ो और इनका जवाब दो। मन तो मेरा करता है जवाब देने का, और मुझे ये जो बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन
क्वेश्चंस होते हैं ना कि मैंने एक लिस्ट बना के दी है 20 क्वेश्चंस की, चाहे तुम 1 वर्ड और 1 लाइन के आंसर दो, लेकिन एग्जैक्टली इन 20 के दो, तो वो करना तो अच्छा लगता है, लेकिन इन सब चीजों में समय बहुत लगता है। और मैं आपको वही बता रहा हूं कि समय की कमी पड़ रही है। एक सबसे बढ़िया मुझे क्वेश्चन लगा जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि आजकल आईजी, आजकल तुम कैसे सीख रहे हो, कोई भी नई चीज आती है तुम लर्न कैसे करते हो। मैं सही बताऊं मेरा स्टाइल क्या हो गया, मैंने नहीं सोचा था, ये ऑर्गेनिक चलता हुआ आ रहा है, लेकिन जब किसी ने पूछा तो मैंने भी सोचा मेरा प्रोसेस है क्या सीखने का, मैं कैसे सीख रहा हूं आजकल। तो मैं आपको बताऊं मैं सीख रहा हूं, स्टार्टिंग होती है मेरी कम्युनिटी से। कुछ 2-4 कम्युनिटियां हैं जिसमें मैं घुसा हूं, चाहे वो इंटरनेट पे हो चाहे रियल लाइफ में वो लोग हों, बातचीत होती रहती है। और यूट्यूब पे भी या फिर कई वेबसाइट पे भी या किसी फोरम पे भी कुछ कम्युनिटीज हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं ट्रस्ट करता हूं। वहां से एक हल्की सी चिंगारी लगती है कि ये चीज हो रही है, ये देख लो। फिर मैं थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियोस देख लेता हूं उस पे कि क्या क्या चल रहा है, कैसे है, क्या सीन है, कुछ समझ में आती है चीजें, कुछ फालतू चीजें पता चलती हैं, कुछ अच्छी चीजें पता चलती हैं। और दूसरा, हर चीज को मैं इस तरह से नहीं लेता हूं कि पैसे कमाने हैं, लर्न करना है और आगे बढ़ना है जीवन में ये और वो। कई बार मैं क्या होता है सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए सीखता हूं। मुझे जरूरी नहीं है कि हर चीज से पैसे ही कमाने हैं। मैं क्यूरियस हूं, मुझे लाइफ के बारे में जानना है, तो मैं सिर्फ इसलिए ही मैं जानना चाहता हूं वो चीज। जैसे फाइनेंसेस के बारे में सबको सीखना होता है वगैरह वगैरह। कई लोगों को वर्ल्ड में क्या चल रहा है फाइनेंस रिलेटेड, तो उससे जॉब्स निकल के आती है। तो जॉब से एक सवाल उठ के आया कि कई जॉब्स बेकार होती हैं, बुलशिट जॉब्स होती हैं। एक पूरी बुक है इसके ऊपर, बुलशिट जॉब्स के ऊपर। अब वो बुक जो है वो ये बताती है कि कैसे कितनी बेकार जॉब्स फैली पड़ी हैं, लोग कभी नहीं बताएंगे, उनको कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि हम एक बुलशिट जॉब में हैं जिससे कुछ नहीं होता है, लेकिन बस ये जॉब है, पैसे मिलते हैं इसलिए वो उसके अंदर है, कैरियर वेरियर कुछ नहीं है। तो बुलशिट जॉब्स की कैटेगरी क्या होती है, पूरी एक किताब इसके ऊपर है। मुझे बस क्यूरियोसिटी थी कि बुलशिट जॉब्स क्या होती है, क्या मैं बुलशिट जॉब में हूं, ये भाई साहब है ये क्या बुलशिट जॉब में है। तो कोई बताता तो है नहीं, सब तो कहते हैं भैया मेरी नौकरी लग गई, पैसे लग गए, तो जॉब है, बुलशिट जॉब नाम की कोई चीज नहीं होती। वो पूरी किताब इसी चीज पे है। मैंने पूरी बुक पढ़ी, उससे मेरे को कुछ ऐसा है, कहो कि आप जीवन में क्या सीखा तुमने आईजी, कैसे आगे बढ़ना है और पैसे कैसे कमाने, बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, क्या उस किताब ने ये सिखाया? ऐसा उस किताब ने कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था बुलशिट जॉब्स क्या होती है, उनको क्लासिफाई किया गया है, कैसी कैसी फील्ड्स में होती है, कई लोग क्यों नहीं मानते हैं, क्यों फाइट करते हैं कि उनकी जॉब्स बुलशिट जॉब्स में नहीं काउंट होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कई छोटी चीजें होती हैं जो आप जानते हो, लेकिन इस तरह की बुक्स पढ़ते हो ना, इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट था, तो कई चीजों को जो ऑथर है वो वर्ड में कन्वर्ट कर देता है, तो आपके भेजे में बात उतर जाती है। उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि सबसे ज्यादा बुलशिट जॉब्स है उन लोगों की हैं जो ये ऑफिसों में कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं, सबसे ज्यादा उनकी है। और जो एक्चुअली में बुलशिट जॉब नहीं कर रहे हैं, जिनकी एक्चुअली में वैल्यू है, जैसे एग्जांपल हो गया कोई बिल्डर है, कोई मिस्त्री है, वो एक बिल्डिंग बनाता है, वो बुलशिट जॉब नहीं है, वो एक्चुअली में जॉब है, उसने उसकी जॉब ने रिजल्ट पैदा किया, उसकी एक बिल्डिंग खड़ी हुई है। लेकिन इस तरह के लोग जो एक्चुअली में बुलशिट जॉब में नहीं है, जिनकी जॉब की वैल्यू है, उन्हें सबसे ज्यादा सोसाइटी जो है कम रिवॉर्ड करती है, उन्हें सबसे ज्यादा कम पैसे देती है, उनके कामों को जो है छोटा समझा जाता है। और वहीं जो एक्चुअली में बुलशिट जॉब कर रहे हैं, जिससे कुछ जनरेट नहीं हो रहा, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा है, बेसिकली कंपनियां हैं उसमें आप साफ देख सकते हो कि कम से कम अगर 500 जॉब्स हैं तो 300 जॉब्स उसमें से बुलशिट जॉब्स हैं, जिनमें हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ल्ड भी नहीं रोएगा कि ये चले गए। शायद कंपनी भी अगर फिगर आउट कर ले तो वो 500 के बजाय 200 लोगों से काम चला सकती है, लेकिन वो रहेंगे, वहां पे एक सिस्टम बना हुआ है, वो रहेंगे। ऐसा क्यों है, इन सबके रीजंस क्या है, बुलशिट जॉब्स क्यों है, कंपनी क्यों 200 लोगों से काम चला सकती है तो भी 500 लोगों को सैलरी क्यों देती है, इतना खर्चा कंपनी क्यों करती है, वो सारे रीजंस उसमें लिखे हुए हैं। बड़ी मजेदार किताब है। तो मुझे सिर्फ क्यूरियोसिटी है कई चीजों को जानने के लिए। एक किताब मैंने पढ़ी पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर, मुझे कॉन्सेप्ट ये बहुत समझ में आया। मैंने जब पहली बार डेफिनेशन सुनी थी पोस्ट मॉडर्निज्म की, वो ये होती है कि एक ट्रुथ नहीं होता, एक ही चीज के कई सारे ट्रुथ्स होते हैं। जैसे आज तक तो एक आता अखंड सत्य है, यही एक सत्य है और कोई सत्य नहीं है, लेकिन आज की सोसाइटी में कई सच होते हैं। किससे पूछ रहे हो आप, उसका सच क्या है ये अलग बात है। तो मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सुनने में सही लगा, तो मुझे और जानना था इसके बारे में, तो मैं बुक ले आया उसके बारे में। तो कहीं से एक चिंगारी लगती है, थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूं, हो सकता है ऑनलाइन कोर्स खरीद लूं अगर मुझे एग्जैक्टली एक ट्यूटोरियल टाइप की चीज चाहिए तो मैं कोर्स खरीद लूं, वरना अगर मुझे कोई क्यूरियोसिटी है तो मैं फिर सीधे बुक की तरफ जाता हूं। और एक नंबर 1 बात सीखने के लिए, जो बिल्कुल एंड में आके कर रहा हूं मैं इतनी कहानी सुनाने के बाद, अगर एक्चुअली में आपको कुछ सीखना है तो करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा, किताबें कितनी भी पढ़ लो आप।
मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अगर आप कहोगे कि सीखने का यही मैं सोच रहा था, मैं समझ रहा था तुम यही कहोगे सीख कैसे रहे हो आजकल, तुम वो किताब पढ़ रहे होगे वगैरह वगैरह, यही एक जवाब होगा तुम्हारा। मैं किताबों को भी शक की निगाह से देखता हूं। कोई अगर आप मुझसे कहते हो कि मैं बुक पढ़ता हूं तो भी मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूंगा अगर आप ये नहीं कहते हो कि उस बुक पे पढ़ने के बाद मैंने समराइज किया और उस बुक में जो लिखा हुआ था उस पे मैंने एप्लीकेशंस दौड़ाए, प्रैक्टिकल किए, लाइफ में उसे इस्तेमाल किया। वो सब भूल जाओगे आप उस किताब में क्या लिखा हुआ अगर आप उसे अप्लाई नहीं करते हो। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। फिर आप में से एक का ईमेल आया, वो स्पेशल मैंने ईमेल जो है छांट के रखा है जवाब देने के लिए। आप में से एक ने कहा कि आप स्कूल में हो, 10th-12th में हो आप, और आपको इन्वेस्टमेंट की बहुत नॉलेज है और आप कैरियर बनाना चाहते हो इसमें। मुझे माफ कर देना आप अगर मैं आप पे शक कर रहा हूं कि आप स्कूल में हो और आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु हो आपके, क्योंकि इतने पैसे कहां से आए आपके पास, और आप स्कूल में हो तो कैसे ही आप इन्वेस्टमेंट का बिजनेस कर रहे हो। कहीं आपकी नॉलेज ये तो नहीं है कि यूट्यूब से मैं देख के आया हूं और सब मैं बना चुका हूं, नोट्स बना चुका हूं, लेकिन आज तक कभी मैंने इन्वेस्टमेंट अप्लाई नहीं करी है। मुझे लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। स्कूल में हो आप अभी, मुझे माफ करना अगर मैं आप पे शक कर रहा हूं कि आप स्कूल में हो और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु हो आप। तो जब मैं शक ही कर रहा हूं तो उसके आगे की बात जो है फिर बेईमानी है। अब हो ये भी सकता था कि मैं आपसे कहूं कि आप कोई प्रूफ दो कि आप स्कूल में हो लेकिन बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु हो, फिर आप कुछ प्रूफ देने लगो। अल्टीमेटली वो ईमेल पे रह के तो वो कभी प्रूव हो नहीं पाएगा, और जब 100% नहीं हो पाऊंगा तो आगे बात ही क्या चले। दूसरा एक मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कई लोगों से, और आप ईमेल पे भी करना छोड़ दो, बाकी जगहों पे भी सिंपैथी गैदर करना आप थोड़ा, अगर ये काम करती है तो करते रहो, मुझे नहीं पता, लेकिन कई मेरे पास आज से नहीं बहुत पहले से ही 5 साल से ही लगातार ईमेल आ रहे हैं कि जी मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे ग्राफिक कार्ड दे दो। मैं ये नहीं कहता कि आप शायद कोई अगर लाए कर रहा है, कोई सच नहीं बता रहा है, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स हो और आपको गेमिंग करनी हो, ग्राफिक कार्ड चाहिए हो, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझो कि इंटरनेट पे कोई मुझसे अगर कुछ मांगेगा तो उसके लिए देना मुश्किल है। अगर मुझे मदद ही करनी होगी तो मैंने आसपास के जो एक्चुअली में लोग मेरे हैं और मुझे दिख भी रहा है कि इन्हें मदद की जरूरत है, अगर कुछ ये जुड़ जाए तो इनकी थोड़ी सी लाइफ सुधर जाएंगी, तो मैं उसे करूंगा ना। इंटरनेट पे अनजान लोगों के साथ कैसे कर लूंगा। लेकिन हाँ, मैं रोकूंगा नहीं आपको, आप सिंपैथी गैदर करो ईमेल्स पे और कमेंट्स में कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं पुअर हूं और मुझे ग्राफिक कार्ड कोई दे दे, मुझे पीसी दे दे। आप करो, लगातार ईमेल करो, आप 1000 लोगों को ईमेल करो, 10,000 को करो, 1 लाख को करोगे आप ईमेल तो कोई ना कोई तो होगा। मतलब पीसी मांगोगे तो पेन ड्राइव तो कोई ना कोई दे देगा। आप करो लगातार यही सिंपैथी गैदर करो, कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मेरे पास डाटा नहीं है ना कि 1 लाख लोगों से अगर मांगी जाए डोनेशन वगैरह तो कितने लोग दे देते। आप करो 1000, 10,000 लाख लोगों को ईमेल करो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जो कि 3-4 क्वेश्चन थे, सबको मिला दे रहा हूं। लोगों ने ये पूछा है कि क्या हमारे डैड, मेरे ब्रदर सिस्टर जो बड़े हैं वो, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, चाहे कोचिंग का, चाहे स्कूल का, चाहे कॉलेज का टीचर, क्या ये मेंटर हो सकते हैं? मैं साफ बताना चाहूंगा नहीं रिप्लेस कर सकते आप टीचर, फ्रेंड, डैड, ब्रदर, सिस्टर को। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, लोग कंफ्यूज ये करते हैं। आप एडवाइस ले सकते हो, इन लोगों को जीवन का ज्ञान है, आप इनको एडवाइस ले सकते हो, एडवाइस तो आप किसी से भी ले सकते हो, लेकिन एडवाइजर मेंटर नहीं हो जाता है। मेंटर स्पेशली एक क्राफ्ट है जिसमें वो पारंगत है। मेंटर जैसे आप मूर्ति बनाते हो तो वो कला जानता है, आप भी मूर्ति बनाना सीखने आए हो तो हम इस पे ही बात करेंगे। एडवाइजर कोई भी हो सकता है। आप में बैंक का जो मैनेजर है वो भी आपका एडवाइजर हो सकता है। आप अपने डैड से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। भाई पेशेंट लोग होते हैं, आप पेशेंस सीख सकते हैं उनसे। लेकिन ये लोग मेंटर क्यों नहीं हो सकते, उसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, मैं बहुत सारे रीजन है, मैं एक ही के बारे में बात कर ले रहा हूं। क्या आप इन लोगों को नो कह सकते हो? डैड को, ब्रदर सिस्टर को और टीचर्स को, फ्रेंड्स को, अगर वो एक काम बताते हैं कि आप कह सकते हो मैं नहीं करूंगा, या फिर मैं नहीं कर रहा, मैं बीमार था, मेरा होमवर्क कुत्ता खा गया और बिजली नहीं आई, कि ये सब आप बहाने बना के उन्हें कह सकते हो? मेंटर से आप नहीं कह सकते। मेंटर क्या, आप काम करने गए थे, मेंटर कहता कि भाई देखो 1-2 बार हो चुका है, तुम कर कुछ रहे नहीं हो तो हमें अलग हो जाना चाहिए। आपको ये एग्जैक्टली पता है, लेकिन इन लोगों के साथ आप नो कह सकते हो। अपने डैड से आप नो कह सकते हो, मैं नहीं कर रहा काम। तो जब तक कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे ना रिलेशनशिप में, तो आप उस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो क्लोज रिलेटिव्स के साथ लोग काम नहीं कर। अब आप कहोगे कई लोग के मैंने देखे हैं फैमिली बिजनेसेस, सब लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, उनका परिवार तरक्की कर रहा है, ऐसा कैसे कह रहे हो? तो उनके फादर मेंटर थे, उन्होंने पूरा जो है अपने सब जितने भी परिवार के लोग थे उनसे बिजनेस करवाया सब। वहां पर भी आप बहुत क्लियर रहो कि एक लीडर की एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये लीडर हैं। बाकी भी जो पूरे परिवार के लोग हैं ना वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये पेट्रियार्क जो है, हमारे फादर जो हैं, ये हमारे लीडर हैं, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो जब वहां हायरार्की एक्सेप्ट कर ली गई है ना, तो फिर उनकी लीडरशिप में तो बहुत कुछ हो जाएगा। कई फैमिलीज में ऐसा नहीं होता है। क्लोज
क्लोजनेस बहुत ज्यादा होती है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। अगर आपके डैड ने आपसे कुछ कहा, अगर आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ कहा, तो आप उन्हें नो कह सकते हो, आप बहाने भी बना सकते हो और रिलेशनशिप तब भी चलती रहेगी। क्योंकि भाई आपके डैड जो है, आपका फ्रेंड जो है, बिल्कुल दुत्कार थोड़ी ना देंगे अगर आप काम नहीं करते हो। तो ये कहेंगे भाई तुम पे हो नहीं पा रहा, चलो अब तुम बेटा ही बन के रहो, अब तुम अप्रेंटिस नहीं हो। दूसरा, अब ये तो एक दिक्कत हो गई कि भाई हाँ जी मुझ में ही कमी है, मैं ही नहीं सीख पा रहा हूँ। मेंटर के अंदर भी कमी होती है। जैसे आप मेंटर बनाने गए थे, डैड, ब्रदर, फ्रेंड, टीचर को एक बाउंड्री होनी चाहिए। एक काम करने आए थे आप, मूर्ति बनाना कैसे है ये सीखने आए थे, तो सिर्फ इसी की बात होनी चाहिए। बाकी मेरी लाइफ में दखलंदाजी नहीं करो। अब आप डैड के साथ रहते हो, सुबह से शाम तक वो शिक्षा पेल रहे हैं, ब्रुश तुम ठीक नहीं कर रहे हो, सांस तुम ठीक नहीं ले रहे हो, ना टाइम पे नहीं रहे हो, सो टाइम पे नहीं रहे हो, खाना ऐसे खाना चाहिए, चलना ऐसे चाहिए, इतना टोकते हैं कि उनकी एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जब वो काम की बात कहेंगे भी तो भी आप नहीं सुनोगे, क्योंकि जब 100 फालतू बात कही है उनमें से एक फायदे की बात थी, तो आप क्यों सुनोगे? कैसे छाटोगे कि एक फायदे की है और आपके अंदर लाख कमी हो? मेंटर को कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे हो जीवन में। बस हम एक ही बात के बारे में बात करेंगे कि मूर्ति कैसे बनेगी। और ये वाली जो बात बता रहा हूं ना मैं, इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव में लिखी हुई है। महागुरु पीटर ड्रकर कह गए हैं कि वीकनेस पे ध्यान मत दो आदमी की, उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। उसने एग्जांपल एक ये दिया कि जो ये सिविल वॉर हो रही थी अमेरिका के, तो अब्राहम लिंकन की टीम में जो थे, उन्होंने कहा जनरल जो भी होगा रिजल्ट पैदा करेगा वो रहेगा, मुझे वीकनेस से कोई मतलब नहीं है। तो उनका एक जनरल था जो बेवड़ा था, तो लोगों ने कहा ये आदर्श पुरुष नहीं है, हम इसे जनरल कैसे बना देंगे? तो अब्राहम लिंकन ने कहा भैया देखो रिजल्ट देता है, जंग जीतता हुआ आया, आगे भी जंगे जीतेगा, इसे रहने दो। दूसरी तरफ जो कन्फेडरेट साइड थी सिविल वॉर में, तो वहां पर ये था आदर्श पुरुष ही जनरल बनेंगे। उनका ये मतलब नहीं था जंगे जीती है कि नहीं जीती है, बस उनको ये था कि अच्छी बातें करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या ये ड्रेसअप सही से होते हैं। उन्होंने जंगे जीती नहीं, अब्राहम लिंकन की साइड से जंगे जीती, वो ओवरऑल जंग जीत गए। तो उन्होंने कहा बेवड़ा आया तो अपने घर का बेवड़ा है। लेकिन वीकनेस का मतलब ये भी नहीं होता है कि इतनी बुरी वीकनेस भी एक्सेप्ट कर ली जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उससे नुकसान होने लगे। अगर वो बेवड़े थे और वो जंगे हारते तो वो बेकार हो गए, तो उनकी वीकनेस जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रही थी। लेकिन अगर उनकी एक वीकनेस थी कि बेवड़े थे वो, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ ये थी कि वो जंगे जीत के लाते थे, तो उन्हें तो दे दिया गया, उनकी वीकनेस पे फिर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे तो अगर ढूंढने पे आओगे ना तो वीकनेस आपके अंदर 50 दिख जाएंगी। वही वाली बात हो जाएगी, तुम ब्रश ठीक से नहीं करते हो, तुम नहाते टाइम पे नहीं हो, तुम सुबह नहीं उठते हो, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें सांस नहीं लेने आता। अब वीकनेस तो 50 है। फिर एक बात करो ना कि मैं कैरियर कैसा है मेरा, पैसे लाता हूं कि नहीं आता हूं। फिर आप में से कई लोगों ने पूछा कि कॉलेज में कौन सी स्किल्स, वही फिर पुराना आंसर है वही कि आप पहले अपना जो एक प्रोजेक्ट है उसी पे ध्यान दो। कई स्किल्स कलेक्ट करने की कोशिश मत करो कि फ्रीलांसिंग और एआई। वैसे एक स्किल जो मैं अगर, वैसे तो कई सारी सीख सकते हो आप, कोडिंग वोडिंग भी सीख सकते हो, कई चीजें सीख सकते हो, लेकिन एक स्किल मैं कहूंगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, इंग्लिश पे ध्यान दो। कि एक बार को आपके नंबर भी कम आएंगे ना, ये एक ऐसी ओवरऑल मेटा स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग वाली बात जो कर रहा हूं। पढ़ना लिखना तो सबको ही आता है करीब करीब, कि ये आपके बहुत काम आएगी। और ये सही में आपका जो काबिल लोग भी होते हैं उनका कॉन्फिडेंस अप या डाउन हो जाता है सिर्फ इस बेस पे कि कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सी हैं। अगर आप अच्छे भी थे ना, नंबर भी अच्छे आए हैं, तो भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। इंटरव्यू में साफ दिखाई देने लगेगा कि आदमी हिला हुआ है, जो कहना चाह रहा है वो कह नहीं पा रहा है सही से। और वहीं आपके नंबर कम है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स हाई हैं। हो सकता है आपके अपनी फील्ड में आपकी डिग्री से रिलेटेड, जो आपको डिग्री मिली है उसके रिलेटेड जॉब ना मिले, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स हाई थी तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट है, चाहो तो कॉलेज में आप ये स्किल्स सुधार लो। प्रमोट भी यही किया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो अपनी सुधारो ही सुधारो। ज्यादातर किया जाता है 3rd 4th ईयर में, आप शुरू से ही करो। कई लोगों ने आपने ईमेल किया कि भैया आईजी मेरा ये बिजनेस प्लान है, ये चेक कर लो और मुझे बता दो कि ये बिजनेस प्लान सही है कि नहीं है। मैं ऐसे नहीं बता सकता और मुझे नहीं पता कि वो चलेगा नहीं चलेगा। वैसे मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं मेंटर किसी का होता और कुछ बिजनेस उसे करना होता तो आप मुझे कहते, प्रॉमिस कहते कि मैं आईजी करके दिखा दूंगा, मैं ये तुम्हारे लिए ताजमहल बनाऊंगा आईजी, मैं, तुम देखो मुझे मौका दो, तुम बस तुम मेरे साथ आ जाओ, ताजमहल ला के दूंगा। ताजमहल आप कह रहे हो कि 3 साल बाद ला के दोगे, तो मैं आपकी बात पे बुरा मत मानना, मैं यकीन ना कर रहा हूं तो, क्योंकि मैं आपका पिछला कुछ ज्यादा देख नहीं पा रहा हूं और आप 3 साल आगे की बात कर रहे हो। पता नहीं 3 साल बाद क्या होगा, ताजमहल आएगा कि नहीं आएगा। मैं तो आपसे बस एक उम्मीद करता हूं, ज्यादा मैं आपकी बात सुनूंगा ही नहीं, मुझे रिजल्ट से मतलब है। मैं कहूंगा आज मेरे लिए एक ईंट ले आओ, कल भी आना तो कल भी एक ईंट लेके आना। ताजमहल आप ही बनाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा ताजमहल। ताजमहल आप ही बनाओगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताजमहल आप ही खड़ा करोगे, लेकिन बस रोज एक ईंट लाते रहना। अगर ये चुल हो गई, मेरा होमवर्क कुत्ता खा गया, मेरे यहाँ बिजली नहीं आई, मेरे रिश्तेदार आ गए थे, मैं बीमार पड़ गया था, मैं ईंट नहीं ला पाया, अगर इस तरह की बातें होने लगी तो मेरे लिए ये कंफर्म कर पाना आज ही आसान हो जाएगा कि ताजमहल नहीं बनेगा। 3 साल तक मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको हो गया आई इतनी बहस मत करो कि रोज एक ईंट लाना, मैं कर दूंगा। तुम कह रहे हो 3 साल बाद ताजमहल, ठीक है, मैं तुम एक बात सुनो मेरी, मैं 3 महीने बाद तुम्हें 100 ईंटें, बालू बदरी और ये सब कुछ दे जाऊंगा, तुम रुक जाओ, तुम 3 महीने बाद दूंगा। मैं कहूंगा मैं 3 महीने की भी आपकी ईंटें, बजरी, सीमेंट का इंतजार नहीं करूंगा, मुझे आज ही एक ईंट चाहिए, मुझे
नहीं चाहिए आपकी 100 ईंटें और सीमेंट की बोरी 3 महीने बाद, मुझे आज एक ईंट चाहिए। मैं एक हफ्ते का भी इंतजार नहीं कर सकता आपके साथ, मुझे आज ही एक ईंट चाहिए। मैं एक ईंट मांग रहा हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूँ, ऐसा काम भी नहीं कहूंगा 2 घंटे ही लगेंगे आपको ईंट लाने में, मुझे बस एक ईंट ला के दो, मुझे और नहीं। यही मेंटर काम करता है। वादे वादे कुछ नहीं होते हैं, अपने ऊपर लो तो कोई डेडलाइन नहीं होती है। मेंटर जो है रोज अपनी जो चीज है रोज फॉलो कर पाएगा। छोटा ही काम होगा, एक एक ईंट करके ताजमहल बनेगा, गारंटी है। और प्रॉमिस वॉमिस कुछ नहीं होते हैं एक्चुअली में, रोज ही एवरी डे आपका हर दिन दिखा देगा कि कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। आपको 3 साल या 3 महीने, 3 साल तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आज ही फैसला हो जाएगा। ईंट आ रही है रोज, पिछले 1 साल से ईंट आ रही है, तो बस अब बनेगा ताजमहल। मेंटर ये करता है, ये फैसले आप खुद नहीं कर सकते थे। अगर यही हो ना, जैसे कि एक ईंट आज नहीं ला रहे, ईंट कल 2 ईंटें ले आएंगे, आज नहीं ला रहे, तो बस वही कांड हो गया। मेंटर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इसीलिए मेंटर अप्रेंटिस रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, इसीलिए ऑनलाइन वाली काम नहीं करती है, इसीलिए चाहिए कि ऑफलाइन फेस टू फेस रिलेशनशिप हो, जहां पे कॉन्सिक्वेंसेस हो। आप काम करने गए हो, रिजल्ट पैदा करना ही करना, कोई ऑप्शन नहीं है। एक मेल बड़ा खतरनाक सा आया, भैया कितने नेगेटिव हो रहे हो, कैसे कैसे ईमेल में बात है, स्लेव मेरी मेहनत चुरा लेगा, मेंटर काम करूंगा मैं, मेंटर ले जाएगा सारा, लोग कहेंगे मेंटर को बाप बना रखा है। भैया कितने नेगेटिव, वो कैसी रॉन्ग लैंग्वेजेस आप इस्तेमाल कर रहे हो, इतने नेगेटिव मत हो। अगर ऐसा होता भी है तो भी होने दो, क्या सीखा नहीं आपने। और इतना भी बुरा मान के मत चलो, मुझे पता है पॉलिटिक्स बहुत होती है, खासकर कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि मेहनत आप करते हो और क्रेडिट कोई और ले जाता है, होता है, होते रहने दो। पता नहीं कैसी ऑर्गेनाइजेशन में हो आप, फिर तो ये फैसला करना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन से हमें बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बहुत बुरी चीजें हो रही हैं। लेकिन इतनी नेगेटिव सोच लेके मत जाओ। आप पहले ही जो रिलेशनशिप काम करती, आप पहले दिन से ही उसमें ऐसे रिएक्ट करोगे कि आप डिस्ट्रॉय करने पे तुल जाओगे वो रिलेशनशिप। ट्रस्ट करके ही जाओ, बिल्कुल अच्छा ही मानो, बॉस को सीखना ही है। धीरे धीरे ही पता चलता है कि भैया कैसा बुरा आदमी है कि अच्छा आदमी है। लेकिन आपका मेंटर, आप जिसके पास भी जाओगे, वो पहले पहचान लेगा कि भैया ये बहुत शकी आदमी है, स्लेव और बाप बना रखा है, कैसी लैंग्वेज यूज करते हो। फिर एक ईमेल था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। देखो भैया, महागुरु पीटर ड्रकर की बात कह रहा हूं मैं आपसे, बेस्ट ऑप्शन कैसे होता है जिंदगी में। कई बार कई चीजें तो बहुत क्लियर होती हैं कि ये करना ये नहीं करना, कई चीजें बहुत क्लियर होती हैं, लेकिन कुछ फैसले होते हैं जहां कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि इन दोनों में से कौन सा फैसला अच्छा है, दोनों ही ठीक लग रहे हैं। तब एग्जीक्यूटिव वाली बात ये होती है कि दोनों ही ऑप्शन ठीक है, इनमें से बस एक ऑप्शन चूज कर लेना। ऐसा कुछ नहीं था कि ये ऑप्शन बेटर है और ये ऑप्शन बेकार है, इनमें से बस एक चूज करना था, दैट्स इट। क्योंकि जब टीमें बैठती है ना, तो उनमें क्लैशेस होते हैं कि भाई मैंने ये राय दी है, इन्होंने ये राय दी है, तो एक दूसरे को गलत प्रूफ करने में लग जाते हैं कि मेरी राय सही है, तुम्हारी राय गलत है। एक नपातुला है, एक फैसला करने वाला आदमी है जो बॉस है, इन दोनों की बात सुनेगा, एक फैसला करने वाला है। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसने बहुत गलत एडवाइस दी थी और इसने बहुत सही एडवाइस दी थी, दोनों के ही ऑप्शन बराबर है, जो भी ठीक लगा तो उसने एक ऑप्शन चूज कर लिया। ये एग्जीक्यूटिव का रोल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्ट इसमें से ऑप्शंस क्या थे। तो ये आप परेशान जो हो रहे हो 2 ऑप्शन के बीच में जो ऑलमोस्ट बराबर है, जिसके बारे में नहीं पता है, तो एक चूज करो, नाप तोल के, लिखा पढ़ी करके, और उस पर एक्ट करना आप शुरू करो। फिर एक ईमेल था जिसमें ये पूछा गया था कि आईजी ऐसे क्या तरीका है, मतलब कि बिल्कुल 100% हो, फ्यूचर प्रूफ जॉब हो, रिसेशन का चक्कर ना हो, कोविड जैसे देखा है हमने, कोई नुकसान ना हो, कि मतलब मैं मेहनत करूंगा ना तो गारंटी होनी चाहिए कि कुछ नहीं होगा उसमें। देखो, आप जब बिजनेस लाइफ में आओगे ना, तो यू शुड बी ओके विद सीजनैलिटी। जीवन में भी सीजनलिटी आती है, बिजनेस में भी सीजनलिटी आएगी। सीजनलिटी से क्या मतलब है, कभी कभी बहुत अच्छा मौसम आएगा जीवन, कभी कभी ओके रहो आप जब बुरा मौसम भी आए। और कई लोग ये एडवाइस करते हैं कि सीजनलिटी होनी चाहिए जीवन में, काम से रिलेटेड भी होनी चाहिए, घर से रिलेटेड। कई लोग ये कहते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर घर है तो 1-2 महीने के लिए आप कहीं और भी हो गया। और बिजनेस में तो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। मैंने भी बहुत मजे लिए हैं कि कभी बरसात हुई तो ओए होए पैसा ही पैसा, और कभी कभी ऐसा सन्नाटा हुआ कि पहले तो जो कमाया था वो भी खर्च हो गया, नया आ नहीं पा रहा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक टाइम तो हुआ करता था भाई सोच नहीं रहे, ये खरीद लो वो खरीद लो, सोचना क्या है, इस तरह के 5 मंगा लो, फैसला करेंगे इनमें से कौन सा चूज करना। फिर ये भी दिन आ गए कि सोचना पड़ रहा है एक भी खरीदूं ना खरीदूं, मुझे 100% गारंटी चाहिए खरीदने से पहले कि भैया काम आएगा नहीं आएगा। तो ये रिसेशन, ले ऑफ, कोविड वोविड सब आता रहेगा, इसके अलावा कई और चीजें भी आएंगी, आपको इसके लिए ओके रहना चाहिए। वैसे फ्यूचर देख लो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन कहां तक देखोगे आप रिसेशन और कोविड जैसी चीजें, तो यू शुड बी ओके विद सीजनलिटी। एक ईमेल मेरे पास आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, सीरियसली बता रहा हूं। उसमें से ये
था कि प्रोफेशनल लाइफ में आप हैं और आपने अपने पुराने मेंटर से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब आपको भी दिखाई दे रहा है कि अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा सीखना है जो मैं यहाँ सीख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे नए मेंटर पे अब जाना है। पुराने मेंटर का बहुत धन्यवाद है, नए मेंटर पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फील्ड चेंज हो जाएगी, जो मेरी फील्ड है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन इसकी गारंटी मुझे साफ दिखाई दे रही है कि ग्रोथ होगी। तो मुझे आप क्या पूछ रहे हो, आप तो खुद ही जवाब जानते हो। बस ये है कि घबराहट हो रही है, कंफर्ट जोन नहीं छूट रहा आपसे, पुरानी जगह पे आप सेट हो, दोस्त यार बन चुके हैं, मेंटर से एक दोस्ती वाली वो रिलेशनशिप हो चुकी है, वहां दूसरी तरफ अनजान लोग बैठे हुए, तो आप पे अपना कंफर्ट जोन छोड़ा नहीं जा रहा है, जबकि आप खुद कह रहे हो कि ग्रोथ मुझे वहां दिखाई दे रही है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आपका कि आपने ग्रेटिट्यूड शो किया अपने पुराने मेंटर के लिए। यही थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए होता है, आप जीवन में बहुत कुछ उखाड़ दोगे। वेरी गुड। इस तरह की बातें जो है प्रोफेशनल लोग ही करते हैं। मैंने देखा बड़ा हम्बल तरीके से और बहुत ही ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए, जो एक्चुअली में फील्ड है ना, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, वो नेगेटिविटी उनके अंदर मुझे कम दिखाई देती है। वो मुद्दे की बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं और जगह जगह ग्रेटिट्यूड बांटते हुए चलते हैं कि मेरी इन्होंने मदद कर दी, ये लोग बहुत बढ़िया है। ये मैं रियल लाइफ में भी देखता हूं कि जितनी ऊंची पोस्ट होती है उतना आदमी धन्यवाद करता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ चलता है, और जितना छोटा आदमी होता है उसे सब शक में दिखाई दे रहे होते हैं, वो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा होता है कि पहले ये सलाम करेंगे फिर हम सलाम करेंगे। एक ईमेल बड़ा अच्छा लगा मुझे, जिसमें आपने ये डिस्क्राइब किया है कि बॉस ने मुझसे कहा है कि नया बंदा लेके आओ, और आपको जो है, आप एनिमेशन फील्ड में हैं और आप कह रहे हो कि मेरी स्किल्स थोड़ी सी लो हैं और जो नया बंदा आएगा उसकी हाई है। फिलहाल बॉस को और ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, तो आप इस शक में हो कि जब वो आ जाएगा और बॉस भी उसे पहचान लेगा तो मेरा पत्ता खट हो जाएगा। तो इसमें आप घबराओ मत, जो सही फैसला है वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो करना पड़े करना चाहिए। ग्रोथ होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे उसके लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़े। बड़ा आसान है, बड़ा किताबी बातें हैं कि हाँ भाई मैंने अपना बलिदान दे दिया और ऑर्गेनाइजेशन बॉस आगे जा रहे हैं, मैं अपनी कुर्बानी देता फिरूं। मुझे पता है कि ये थोड़ी फिल्मी बातें हो जाती हैं, लेकिन सही रास्ता यही है। और कहने को कहानी ये जो है ना इतनी तगड़ी है कि दूसरी जगह आप काम करने जाओगे यही कहानी सुनाओगे कि मुझे एग्जैक्टली पता था क्या होगा, तो भी मैंने यही स्टेप उठाया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा, तो मैंने दे दिया और दूसरा बंदा लाया मैं, और मेरे बॉस ने मुझे हटा दिया, फिर उसको परमानेंटली रख लिया, और दोबारा मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो भी मैं यही करूंगा। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं दे दूंगा। सामने वाले की सोचो, वो तो हिल जाएगा, कहेगा भैया कैसा आदमी है, और ऐसा आदमी हमें चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करनी है। जब ये इतनी सम्मान कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी बलिदान देने पे तुला हुआ है, तो हम ऐसे आदमी को छोड़ नहीं सकते। काम बाद में सोचेंगे ये क्या करेगा, पहले इसे रख लो। और इसमें आप डाउट मत रखो, बिल्कुल यू शुड डू एवरीथिंग टू सर्व योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको कहने की भी जरूरत नहीं है कि मैं बलिदान दे दूंगा, बलिदान दे दूंगा, ये सब कहने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये मान के आप चलो। और मैं आपको बताऊं, ये तो मोस्ट नेगेटिव आउटकम था कि अच्छा बंदा आया, आपको निकाल दिया गया। अभी आपको भी नहीं पता है कि होने क्या वाला है। अच्छा बंदा आया, वो क्यों है, साथ में काम करके आपको पता चलेगा। एक हफ्ते में आप सीखने लगोगे कि ये अच्छा क्यों है और क्या कर रहा है ये। वैसे आप क्या करते हैं, इसको कभी बुलाया नहीं आपने चाले चली, उसको कभी आने नहीं दिया, आपको खुद कभी नहीं पता चलेगा कि अच्छा क्या होता है। और वो सामने वाला भी अच्छा है, जो आपका दोस्त है जिसे आप एनिमेशन के लिए बुला रहे हो सकता है वो भी पत्ते ना खोले, वैसे बातचीत में नहीं खोलेगा, लेकिन जब यहाँ काम करने आएगा तब तो पत्ते खोलने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो हम साथ काम करते हैं। तो एक्चुअली में आपको सीखने को मिलेगा। इवन बॉस से आप कह देना जब भी छोड़ के जा रहे हो कि अगर चलो मेरे को आप निकाल लो, मुझे पता था ऐसा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है सर, दोबारा भी आप बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे पहले ही पता था ये होने वाला है और मैं इसे दोबारा भी करूंगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगला सवाल था कि क्या बुक्स जो है वो मेंटर को रिप्लेस कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। मेंटर होता है, बुक्स रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। वही पुरानी चीज, मैं बहुत सारी बातें करूंगा नहीं, बुक आपसे काम नहीं करवा सकती, मेंटर आपसे काम करवा सकता है, एक दिन के अंदर काम करवा सकता है। बुक के बलबूते तो आप बैठे रहे, तो हो सकता है 1 साल तक आप पढ़े रही और वो आप कहते रहे हाँ मैं काम करूंगा, ये रखी हुई है, मैंने हटाई नहीं है, शेल्फ पे नहीं रखी है, टेबल पे ही रखे रहूंगा, जब तक मैं बुक का काम नहीं कर लूंगा तब तक मैं इसे हटाऊंगा नहीं टेबल के ऊपर से। 1 साल तक रखी रहेगी, कुछ नहीं होगा। मेंटर होगा, उसी दिन काम करवाएगा, तभी फैसला हो जाएगा रहना है कि नहीं रहना। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा ये ईमेल वाला जो प्रोजेक्ट था। फ्रस्ट्रेशन हुई, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। मुझे उसको प्रोजेक्ट को पूरा फेल होने से बचाने के लिए अल्टीमेटली मैंने ये किया कि इसका बेस्ट यूज क्या हो सकता है। तो सारे ईमेल्स को इकट्ठा करके सारे लोगों को मैंने बता दिया, बजाय एक ईमेल का एक जवाब देने के सारे ईमेल इकट्ठे करके सबको बता दिया। सबसे बढ़िया रहा ये। और थोड़ा सा एक बात होती है, मैं ये भी तो चाहता हूं कि मेरा भी तो माइंडसेट आप समझ सको, हम हैं कौन, आपस में थोड़ा जान पहचान तो हो सके, तो मैं क्लियरली बात करके चलता हूं। वैसे कहां होती 40-90 बढ़िया है, ये देख लो। मैं थोड़ा जो अपनी रिलेशनशिप है, यूं ही तो पता चलेगा आपको कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मुझे बड़ा मजा आया ये सब करके। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहले आप सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं चैनल। तो अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।